पिछले वीडियो में मैं चर्चा किया था कि किस प्रकार से चाणक्य नीति में पुरुषों में नाई को धूर्त कहा गया है, नाई अर्थात बाल काटने वाले समाज को धूर्त कहा गया है, और महिलाओं में मालिन को, फूल माला बिनने वाली मालिन को धूर्त कहा गया है। और उसी वीडियो में मैं इस बात की भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से आचार्य चाणक्य भ्रमण करता हुआ राजा को पूजनीय बताते हैं, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण को पूजनीय बताते हैं, और भ्रमण करता हुआ योगी को भी पूजनीय बताते हैं। परंतु अगले ही लाइन में वे कहते हैं यदि स्त्री भ्रमण करती है तो वह नष्ट हो जाती है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो नंबर 1 को जाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड में मैं आचार्य चाणक्य नीति के उन श्लोकों पर चर्चा करूंगा जहां वे पिता और पुत्र के संबंध को बताते हैं, और इसी वीडियो में गौ माता के बारे में चाणक्य नीति में क्या कहा गया है और व्यक्ति का भाग किस प्रकार से गर्भ में ही लिख दी जाती है। इन सभी मुद्दों पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। आपको यह बात पता चल जाएगा कि चाणक्य नीति कितना सार्थक और कितना निरर्थक है, क्या सही और क्या गलत है। चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 7 आचार्य चाणक्य इस श्लोक में मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि आचार्य चाणक्य मूर्ख पुत्र को मरने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं ऐसे पुत्र मर ही जाए वो बेहतर है। सबसे पहले समझेंगे मूर्ख किसे कहते हैं, जो सही और गलत का अंतर न कर पाता हो, जिसे अच्छे और बुरे का, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान न हो, जो विवेकहीन हो, इसे ही तो मूर्ख कहेंगे। अगर अपराधी को मारे जाने की बात की जाती तो मूर्ख की जगह अपराधी शब्द का प्रयोग होता। यहाँ पर कहा गया मूर्ख पुत्र का मर जाना ही बेहतर है। सजा अपराधियों को दी जाती है, सजा देशद्रोहियों को दी जाती है, न कि मूर्खों की। कमजोर दिमाग वाले बच्चे भी तो मूर्ख होता। वह बच्चा जो दिमाग से मजबूत नहीं है, जो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसका मर जाना ही बेहतर है। यह तो मानवीय संवेदना की हत्या है ना। आप ही बताइए। और मूर्खता कोई अस्थायी चीज होती है क्या? बदलाव की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। यदि उस बच्चे को शिक्षा, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन दिया जाए तो जिसे आप मूर्ख कह रहे हैं उसके आचरण में सुधार आ सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति इतना ही मूर्ख है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब वो मर जाए। और कौन ऐसा पिता चाहेगा कि उसका बेटा मर जाए? इंसान को आलू बैगन समझ लिए हो क्या कि सड़ा निकला तो उसे फेंक दो? फैक्ट्री का कोई सामान है क्या कि काम करे तो ठीक है, नहीं तो कचरा? ये मानवता की बात है, मानवाधिकार की बात है, जीवन जीने के अधिकार की बात है। आचार्य चाणक्य अभी यही नहीं रुकते हैं। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 9 में देखिए, यहाँ आचार्य चाणक्य इस श्लोक में वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय से क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ही ईश्वर का भक्त हो। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि उस गाय का क्या करना जो न तो दूध देती है और न ही गाभिन होती है। गाभिन यानी कि गर्भवती, और न ही दूध देती है, तो उस गाय को क्या करना चाहिए? यह सीधे सीधे इशारा क्या बुचड़ खाना की तरफ तो नहीं है? इसी श्लोक में आगे कहते हैं उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न तो विद्वान हो और न ही ईश्वर का भक्त हो। यानी कि इस संसार में केवल विद्वान आदमी ही जिए और जो ईश्वर का भक्त है वही जिए। समाज में तो नास्तिक लोग भी रहते हैं ना। इसका मतलब नास्तिक को जीने का अधिकार नहीं है। और आप किस विद्वता की बात कर रहे हैं? विद्वान का अर्थ होता है जो तत्व को जान ले। कौन सी तत्व को जान ले? जो शाश्वत सत्य सनातन तत्व है, उस तत्व को जो जान ले वो होता है विद्वान। और यहाँ कहेगा जन्म लेने से क्या लाभ, यानी कि जन्म लेगा तो तुरंत मालूम चल जाएगा कि वह बच्चा विद्वान है या फिर नास्तिक है या फिर नास्तिक है। इन दोनों श्लोकों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानवीय संवेदना की बलि दे दी गई है। इतना ही नहीं, एक श्लोक पे और बातें करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथे अध्याय की श्लोक नंबर 1 को देखिए। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये पांचों चीजें प्राणी के भाग में तभी लिख दी जाती है जब वह गर्भ में ही होता है। इसमें 5 टर्म पे बात की गई है। आयु गर्भ में लिख दी जाती है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और निधन, इस बात से भी सहमत हुआ जा सकता है कि गर्भ में लिख दी जाती है। और जो शेष बातें हैं, कर्म, वित्त और विद्या, क्या ये गर्भ में ही लिख दी जाती है? सोचने वाली बात है। आयु गर्भ में लिख दी जाती है, निधन गर्भ में लिख दी जाती है, लेकिन कर्म, वित्त और विद्या ये भी गर्भ में लिख दी जाती है। थोड़ा सोच सकते हैं कि चाणक्य नीति में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, जन्म के बाद तय होगा ना। आपकी
मानसिक क्षमता कैसी है, कर्म गर्भ में लिख दी जाती है। तो कोई चोर बनेगा, कोई अपराधी होगा, क्या वो गर्भ में ही लिख दी गई थी? कोई राजा होगा, कोई मूर्ख होगा, क्या ये गर्भ में ही लिख दी गई थी? वित्त यानी कि धन और संसाधन, ये भी गर्भ में लिख दी जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि हमारे आपके पास कितना पैसा होगा ये पहले से ही तय है क्या? विद्या, हमारी आपकी नॉलेज कितनी होगी, बिना पढ़े हुए पहले से ही तय हो जाती है क्या? आचार्य चाणक्य किस आधार पे इस बात को कह रहे हैं, जरा सोचना होगा, क्योंकि इसका एक विरोधाभास श्लोक भी है जिसमें कर्म को प्रधान माना गया है। यह श्लोक आप देख सकते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, अर्थात निरंतर परिश्रम, मेहनत और उद्योग करने वाला व्यक्ति के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। तो यहाँ पर तो मेहनत कर्म को आपने वरीयता दिया, लेकिन उस श्लोक में आपने कर्म के बारे में कहा कि वह गर्भ में लिख दी जाती है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कर्म, वित्त और विद्या गर्भ में लिखे जाने का मतलब यह होगा, यदि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, शूद्र परिवार में पैदा होता है, तो यह पहले से ही तय है कि उसका कर्म सफाई करने वाला होगा। यदि कोई बच्चा ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तो उसका कर्म ब्राह्मणवादी वाला होगा, और यदि कोई बच्चा वैश्य परिवार में पैदा होता है तो उसका कर्म बिजनेस क्लास वाला होगा। इसी आधार पे ये बातें कही जा रही है कि कर्म गर्भ में लिख दी जाती है, वित्त भी गर्भ में लिख दी जाती है। यदि अमीर घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह तो स्वतः अमीर होगा, और यदि गरीब घर में पैदा होता है तो वह स्वतः गरीब होगा। और विद्या के बारे में भी यही है, यदि विद्वान घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी विद्या का लेवल ऊंचा होगा, और यदि कम पढ़े लिखे घर में यदि बच्चा पैदा होता है तो उसका विद्या का लेवल थोड़ा नीचा होगा या कम होगा। इसी बेस पे इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्म, वित्त और विद्या गर्भ में लिख दी जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि ये जातिवाद को बढ़ावा है या नहीं, ये गरीब और अमीर के बीच में खाई को बढ़ाने का नीति है या नहीं। और आज जो समाज जातिवाद का दंश झेल रहा है ना, इसकी पृष्ठभूमि सदियों पहले इस प्रकार से तैयार की जाती थी। आज गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। भारत में कुल 1% लोगों के पास कुल संसाधन का 40% हिस्सेदारी 1% लोगों के पास है, और इसकी पृष्ठभूमि सदियों पहले तैयार कर दी गई थी। इसलिए थोड़ा ख्याल करिए कि कौन सा नीति कितना सही और कितना गलत। मेरा उद्देश्य आचार्य चाणक्य को दोषारोपण करना नहीं, उनकी निंदा करना नहीं, लेकिन इस प्रकार की सोच को नीतिगत रूप देना और उनके इस नीति को महिमा मंडित करना ये सही नहीं है। इसके बाद तीसरा एपिसोड आएगा जिसमें चाणक्य नीति के कुछ और श्लोकों पर बात करेंगे। एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि प्रत्येक संडे को एक सेशन रखता हूँ जिसमें ध्यान विधि, ज्ञान विधि और आत्म अनुसंधान विधि सिखाई जाती है। ध्यान विधि में ध्यान करने के तौर तरीके बताए जाते हैं। ज्ञान विधि में महापुरुषों का थिंकिंग स्किल कैसा था, वो किस प्रकार से मुद्दों को समझते थे, संकट के समय समस्या को किस प्रकार से वो हल करते थे, और महापुरुषों की रहनी पे बात की जाती है। और आत्म अनुसंधान विधि में आपकी कमियों को आइडेंटिफाई करके उन कमियों पे काम किया जाता है। जैसे ही आप 2 से 4 महीना इन तीनों विधियों को आप फॉलो करते हैं तो अपने भीतर परिवर्तन देखते हैं और आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपकी कमियां कम हुई है। जब कमियां कम होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य, साहस और हिम्मत बढ़ता है, और आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। और जब क्षमता में वृद्धि हो जाए तो छोटी मोटी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि समस्या आती रहेगी, जाती रहेगी। समस्या को आप रोक नहीं सकते, लेकिन वह समस्या आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाए। इसलिए इन तीनों विधियों को आप फॉलो करिए, संडे सेशन ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।